मैं बताना चाहूँगा लेट मिस्टर राजू के बारे में, जो जनवरी से हमारी हॉस्पिटल में विज़िट कर रहे थे। मतलब हमारा कंस्ट्रक्शन का काम चालू था तो वो आते रहते थे, जाते रहते थे। एंड हमने फिर उनको क्या बोला कि आप कुछ काम में नहीं, बोलते कुछ काम है तो दो, बिकॉज उस टाइम में हॉस्पिटल चालू नहीं हुआ, कंस्ट्रक्शन का काम चालू था। तो वो हमारी गणपति जी की पूजा करते थे एज ए पुजारी बोल के। तो वो जनवरी महीने में हम लोग ये सोच रहे थे कि हॉस्पिटल जनवरी में ओपनिंग होगा, बट ओपनिंग हुआ नहीं था उस टाइम पे किसी कारण से। बट गणपति भगवान मंदिर सब सेट हो गया, तो मंदिर को हम ऐसे नहीं रख सकते, तो मंदिर की पूजा करता था वो रोज़ आके। फिर वो मतलब इंसान इतना अच्छा था, वैसे सिक्योरिटी गार्ड जैसा वो था नहीं, छोटा हाइट का था, बट एक जो विश्वास रहता है किसी आदमी से देखने के बाद कि ये विश्वास करने लायक आदमी है। तो हमारा कोई भी सामान, क्योंकि कंस्ट्रक्शन चालू था तो सामान चोरी वगैरह हो सकता था, तो हमें लगा कि ये इंसान के ऊपर हम भरोसा कर सकते थे। तो हमने उसको सिक्योरिटी गार्ड अपॉइंट किया जिस दिन से हॉस्पिटल ओपन हुआ, 12 तारीख से। सो 12 फरवरी से वो हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड बोल के काम कर रहे हैं। एंड अभी तक भी हमारी पेरोल पे वो है, काम कर रहा है। लास्ट ये जो महीना है, इस महीने की 2 तारीख से वो आ नहीं रहा था हमारे हॉस्पिटल में। एंड हमारे पास कुछ खबर नहीं था, हमें ना ही कोई एप्लीकेशन दिया था, ना कोई लेटर दिया था कि हम नहीं आ पाएंगे। एंड हम लोग उसको जब काफ़ी दिन हो गए नहीं आ रहे, तो हम लोग उससे फॉलोअप चालू किया। हमारे एचआर ने कॉल किया उसको, कभी तो 4-5 बार भी कॉल किया एक ही दिन में कि आप कहाँ पे हो, आप जॉब पे नहीं आ रहे हो, आ जाओ जॉब करने। एंड उसके ऊपर भी वो आई थिंक बीच में एक बार हॉस्पिटल में आए कोई एक दिन, एंड आके बोला कि मैं चर्चा करके ज्वाइन करता हूँ, बट देन भी ज्वाइन नहीं किया। एंड फिर हमें ये उनकी खबर मिली कि उन्होंने सुसाइड किया। फिर इसके ऊपर जब आरोप प्रत्यारोप चालू था, तो हमने उसकी जो डिटेल्स है, एक प्रेस नोट हमने उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जमा किया, जिसमें हमने क्लियरली बताया कि जब से वो हमारे पास काम पे है, हर महीने की सैलरी उसको हर महीना पहुंचा है, जिसका, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोई भी सैलरी, कॉरपोरेट हॉस्पिटल है तो सैलरी हमारा बैंक अकाउंट थ्रू ही ट्रांसफ़र होता है, तो उसकी पर्सनल अकाउंट पे ही उसकी सारे सैलरीज गए हैं। जब वो पूजा करता था उस टाइम के भी जो पूजा का पैसा था वो भी हमने उसकी अकाउंट पे ही दिए। फरवरी महीने 12 तारीख से जब उसकी काम चालू हुआ तो वो फरवरी महीने का सैलरी भी हमने उसके अकाउंट में दिए, मार्च महीने के भी उसके अकाउंट में दिए। अप्रैल महीने में हम उसके अप्रैल महीने का सैलरी मई महीने में उसके अकाउंट में नहीं दे पाए, बिकॉज वो आ नहीं रहा था हॉस्पिटल में। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि वो आ क्यों नहीं रहा है, वो एब्सकॉन्ड भाग गया काम छोड़ के कि काम में है। ऐसे स्टाफ का हम चेक बनाते हैं, तो हमने उसकी अप्रैल महीने का सैलरी का चेक बना के रखा था जो मई में उसको लेना था, बट मई 2 तारीख से वो हॉस्पिटल आ ही नहीं रहा है, तो वो चेक उस डेट से बना हुआ ही है हमारे पास। अभी हमें ये खबर पता चला, तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ, वो इंसिडेंट होने के बाद उल्लासनगर की जो वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बोला कि भले ही आपने किया है बट उसको एक आर्थिक मदद करो, बिकॉज वो शायद कुछ तकलीफ़ में होगा, लोन पे होगा, जो भी है। तो उसके ऊपर भी मैंने जब थोड़ा बहुत और स्टडी किया तो मुझे पता चला कि उसने कहीं से कर्ज़ा लिया हुआ था, एंड कोई प्राइवेट एजेंसी है जिससे कर्ज़ा लिया हुआ था। वो प्राइवेट एजेंसी उसको हॉस्पिटल में आके धमकाता था, उसको पता चल गया था इधर काम करता है, और उसको एक डेडलाइन दिया कि ये तारीख तक पैसा नहीं मिलेगा तो हम देख लेंगे। तो उसने किया कि उस तारीख से हॉस्पिटल आना बंद कर दिया। उसका ना आने का कारण हमें उस दिन पता चला, एंड डर के मारे, क्योंकि वो प्राइवेट प्लेयर को पता चल गया कि ये इस हॉस्पिटल में काम करते हो, तो डर के मारे ड्यूटी पे ही नहीं आ रहा था। अभी जो हमारे ऊपर आरोप था कि आपने सैलरी नहीं दिया बोल के वो उसने सुसाइड किया, अगर सैलरी उसका इम्पोर्टेंस होता था वो तो काम पे आता था, क्योंकि उसको पता है कि काम पे आऊँगा तो सैलरी मिलेगा। वो काम पे आना बंद किया, मतलब उसने जिससे भी पैसा लिया उसका डर था उसको कि वो आदमी मुझे इधर आके वापस पकड़ेगा, वापस टॉर्चर करेगा या साइकोलॉजिकली जो भी त्रास देगा। वो एक एंगल किसी ने भी बात नहीं किया, बट आरोप क्या लगाया गया, हमारे ऊपर लगाया गया। दूसरा आरोप हमारे ऊपर क्या लगाया जा रहा है कि हमारे यहाँ 35-36 ऐसा स्टाफ है जिनको हम लोगों ने सैलरी नहीं दिया। आपको सिर्फ बताना चाहूँगा कि ये हॉस्पिटल उद्घाटन हुआ 12 फरवरी को, एंड इस हॉस्पिटल में गवर्नमेंट स्कीम चालू हुआ 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से मेजॉरिटी स्टाफ ज्वाइन किया है, तो उनका 5 महीने के सैलरी आउटस्टैंडिंग कैसे हो सकता है?
जब 16 अप्रैल से बहुत मेजोरिटी स्टाफ ने ज्वाइन किया, 16 अप्रैल से एडमिशन चालू हुआ, मतलब यहाँ पे आईपीडी पेशेंट एडमिट होना चालू हुआ 16 अप्रैल से। 16 अप्रैल से लेके आज तक रोज़ पेशेंट एडमिट हो रहा है एंड 300 के ऊपर पेशेंट ने इधर ट्रीटमेंट ले चुके हैं, जिनका फीडबैक हम हमारे सोशल मीडिया पेज पे मेजोरिटी पेशेंट का लगाते हैं। अगर हम स्टाफ को सैलरी नहीं देते हैं, कोई भी स्टाफ अपना दिलो जान से क्यों उस पेशेंट को ट्रीट करेगा? क्या उसका कोई रिश्तेदार है, नातेदार है कि दिलो दिमाग से उसको ट्रीटमेंट करेगा? उसको पगार मिलता है बोल के वो हम पेशेंट को सर्विस दे पाते हैं, पेशेंट को क्वालिटी ट्रीटमेंट दे पाते हैं। इतना जो पेशेंट डिस्चार्ज हो रहा है, इतने सर्जरी जो हम कर रहे हैं इस हॉस्पिटल में, वो इसलिए कर पा रहे हैं बिकॉज हम हमारे स्टाफ को उसकी ज़रूरतमंद के जो पगार है वो हम दे पाए हैं। इसकी वजह से उन्होंने इधर ज्वाइन किया है और पेशेंट को सर्विस दे रहे हैं, और सर्विस कम देने से कतराते हैं कि हम उनको निलंबन ना करें कि अगर सर्विस बरोबर नहीं दिया तो उनका डर है कि हम निलंबन ना करें, ना कि ये डर है कि हमें सैलरी नहीं देते। सैलरी जब आप देते हो तो भी एक स्टाफ को डर रहता है कि भाई हमारे यहाँ से काम से ना निकाल दिया जाए। ये है हमारा मतलब ये जो दूसरा आरोप चालू है कि स्टाफ का नहीं दिया। ये मैं सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा कि कोई भी जब एक ऑर्गेनाइजेशन नया चालू होता है वो परफेक्ट नहीं होता है। ब्रीचकंडी हिंदुजा हॉस्पिटल भी परफेक्ट नहीं है, तो उसको परफेक्ट बनाने की कोशिश किया जाता है, उसके लिए मेहनत किया जाता है कि परफेक्ट बनाया जाए। ये हॉस्पिटल चालू होके 2 महीना कंप्लीट नहीं हुआ है, हम भी, मैं क्या बोल सकता हूँ कि कहीं पे हम भी परफेक्ट नहीं है, हम उसको परफेक्ट बना रहे हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट पे हम इसको परफेक्ट बना रहे हैं जिसे कहते हैं नो कैश काउंटर, मतलब कुछ गवर्नमेंट के लिस्टेड 1200 प्रोसीजर जिसको इधर फ्री में ट्रीटमेंट मिलता है, ठीक है, उसके बारे में तो हम अलग से बात करेंगे। ये जो प्रकरण है इसमें जो भी आरोप हमारे ऊपर लगाए गए हैं उसका मैं डॉक्यूमेंट रेडी किया हूँ सो दैट मैं प्रेस को दे पाऊँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद उसकी जो मंथली वाउचर्स है वो उसका कब से वो नहीं आ रहा है उसका पंचिंग रिपोर्ट एंड हमारा प्रेस नोट मैं आप सबको हैंड ओवर करूँगा, इसकी एक कॉपी अभी आप। हाँ, उसके घर के जो पत्नी है उनकी, उन्होंने आरोप लगाया है कि हॉस्पिटल के पगार के कारण उसने आत्महत्या किया है। बैंक का कोई भी मतलब पर्सनल लोन वाला व्यक्ति उसके घर पे गया नहीं, ऐसा आरोप उसने नहीं किया है। इसीलिए मैंने ये आपको ये बताया कि उसका जो भी सैलरी है वो सैलरी उसके बैंक अकाउंट में जाया करता था। वो बैंक अकाउंट जो भी डेट में उसको सैलरी गया है वो सारा डिटेल्स मैं आपको हैंड ओवर करूँगा। सर, पर उसकी पत्नी ने ऐसा आरोप नहीं किया कि बैंक वाले उनके घर पे आ रहे कि उन्हें। अरे नहीं, मैं ये बता रहा हूँ उसके जो सैलरी है हमने उसके अकाउंट में जमा किया हर महीने। पर जो प्राइवेट लोन उसने लिया था वो किससे लिया था वो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है। सैलरी कितना देते थे उसकी? उसका सैलरी 14,000 रुपये है। आपका जो एग्रीमेंट हुआ है वो कॉर्पोरेशन के साथ में, उसमें टर्म्स कंडीशन में मिनिमम वेजेस एक्ट है, उसके अनुसार कितना देना चाहिए? मिनिमम वेज के हिसाब से हम उसको दे रहे हैं। हाँ, मैं डॉक्यूमेंट आपको हैंड ओवर करेंगे इसके बाद। सर, आपने एक चीज यहाँ पे मेंशन की थी सर, जो हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी गार्ड्स है और जो लेबर यहाँ पर काम करते हैं, क्या किसी एजेंसी को ये काम दिया हुआ है? कल कुछ लोगों ने महानगर पालिका के यहाँ पर अपना दर्शन वहाँ पर दर्शाया था कि आपके यहाँ पर जो सिक्योरिटी जो है और लेबर कॉन्ट्रैक्ट है वो एजेंसी को दिया हुआ है, ये एजेंसी के मार्फत काम है, उसके बारे में मैं ये जो पॉइंट है ना, ये सारे पॉइंट के ऊपर एक सेकंड लेवल पे हम लोग डिस्कशन चालू करेंगे। अभी ये वाला इसके ऊपर 2-3 क्वेश्चन आपके जो भी है वो क्लियर कीजिए। मैं आपको सारा इंसिडेंट बताता हूँ कि क्यों इस हॉस्पिटल को टारगेट किया जा रहा है। सर, 2 तारीख के बाद जब वो गायब हुआ उसके बाद से आप लोगों ने कॉल किया, बट फिजिकली उसको ढूंढने की कोशिश की गई क्या? हमने, हमारे पास से अगर कोई स्टाफ बिना इन्फॉर्मेशन दे के नहीं, अगर जॉब पे नहीं आता है तो एज ए कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन हमें समझा जाता है कि शायद उसने जॉब से एब्सकॉन्ड किया है, मतलब उसको कोई दूसरा जॉब मिल गया और ये हमें बिना नोटिस दे के चला गया। बट फिर भी हमने उसको कम से कम 4-5 बार उसको 4-5 दिन उसको कॉल किया कि ये कहाँ पे है, उसका क्या स्टेटस है, और हमने एब्सकॉन्ड डिक्लेयर किया नहीं, हमने उसका सैलरी भी बना के रखा। अभी आप इनके बारे में बता रहे और उस टाइम जो बॉडी आई सेंट्रल हॉस्पिटल में और एक सिक्योरिटी था, उसका भी कहना यही है कि हमारे को पगार नहीं दिया जा रहा है। किसी मैडम का नाम ले रहा था। मैं आपको वापस बता देता हूँ कि इस हॉस्पिटल में जितने लोग काम करते हैं सबका सैलरी मंथली बेसिस पे हो जाता है। मिस्टर पॉल जी, आपने मेंशन किया कि जब अस्पताल बन रहा था, ठीक है, उस समय वो आपके पास जॉब पे आया और आपने उसे रखा,
उसे ऑथेंटिक तरीके से रखा गया था क्या? और यहाँ पे एक सवाल और खड़ा होता है, जब अस्पताल बन रहा था तब तो टेंडर प्रक्रिया फ्लोट पे थी, तो उस तरीके से आपने उसको किस तरीके से रखा? टेंडर प्रक्रिया जो फ्लोट हो रही थी वो इन द मंथ ऑफ मई जून महीने में था। हॉस्पिटल का काम दिसंबर में चालू हुआ। ये दिसंबर महीने में हमारे पास हॉस्पिटल में घूम रहा था। जनवरी महीने में जब हमारे गणपति जी बैठ गए, यहाँ पे मंदिर स्थापन हो गया, हमें पूजा करने के लिए एक बंदा चाहिए था। तो ये बंदा रोज़ इधर आके बैठता था, तो हमने उसको बोला तू करता है कि? बोला मैं गणपति भगवान का पूजा करूँगा। तो पूजा करूँगा बोल के हमारे यहाँ चालू किया। 12 तारीख से हमने उसको सिक्योरिटी में अपॉइंट किया। डेट ऑफ ज्वाइनिंग के पेपर्स और उसके मिलेंगे इस प्रेस नोट? हाँ, प्रेस नोट में डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ऑफर लेटर भी मिलेंगे आपको। सर उनके साथीदार ने ऐसा वो मिनिमम वेजेस के एक्ट के अंदर बैठता है? नहीं, आपका क्वेश्चन इस पे नहीं होना चाहिए। आपका क्वेश्चन ये था कि आपने कंफर्म किया ना, हाँ बोला ना पहले। मैं बोला ना आपको, ये सारा डॉक्यूमेंट दूंगा, ऑफर लेटर ही दूंगा आपको। और उनका ईएसआई और पीएफ भी था। हॉस्पिटल में पीएफ लागू रहते हैं, ईएसआई नहीं। पीएफ चालू है, उसका पीएफ डिडक्शन हुआ है। उनके साथीदार ने ऐसा आरोप किया कि उनको हॉस्पिटल को ईएसआई एप्लीकेबल नहीं है। सब लोग आप ही पूछेंगे तो हम लोग क्या जावे? मैंने पूछी एक ही सवाल 4 लोग क्यों पूछ रहे? सबको मौका मिलेगा। सब आपके स्टाफ के एक व्यक्ति ने पगार ने कहा कि 15,000 पगार होती है, हमें केवल 10,000 मिलता है। हमारे पास उसका वाइट भी है, वीडियो भी है। अगर कोई स्टाफ 15,000 सैलरी में है और उसको 10,000 मिला है, उसका 2 कारण हो सकता है। एक तो हो सकता है कि उसने हॉस्पिटल का कोई रूल वायोलेशन किया जिसके लिए उसको मेमो लगा है, या उसने जॉब पे नहीं आया बिना बोले। क्योंकि ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे हज़ारों पेशेंट, 100 पेशेंट तो एडमिट है। ये पेशेंट की ज़िंदगी हमारे भरोसे रहते हैं, हमारे स्टाफ के भरोसे रहते हैं। कोई स्टाफ अगर ड्यूटी पे अचानक से बिना बोले नहीं आया, तो वो जो पेशेंट, आपकी माँ बहन, मेरी कोई रिश्तेदार या किसी के रिश्तेदार नातेवाईक जो एडमिट है, उसकी जान को धोखा हो सकता है। अगर बिना बोले नहीं आया, अगर बोल के नहीं आया, तो हम उसका रिप्लेसमेंट लगा सकते हैं कि ये स्टाफ आज नहीं आ रहा है, तुम इसका डबल कर लो ड्यूटी। मगर कोई स्टाफ अगर बिना बोले नहीं है और सडनली ड्यूटी में पता चला कि ये नर्सिंग स्टाफ ड्यूटी में नहीं है, ये डॉक्टर ड्यूटी में नहीं है, उसको पेनल्टी लगता है। कोई बोल रहा है? सर उनके साथीदार ने ऐसा आरोप लगाया कि कुछ टाइम पहले उन्हें काम से निकाला गया और उसके साथीदार को भी काम से निकाला गया, इसके कारण उसने आत्महत्या की है। उससे कोई काम से नहीं निकाला गया, उसका वो इसी दिन का चेक बना है जिस दिन का बाकी लोगों का चेक बना है, उसी सीक्वेंस पे। जो सागर पगारे हैं जिसने कहा है कि उनको 10,000 वेतन दिया जाता है अस्पताल की तरफ से, उनको ही कल काम से क्यों निकाला गया परसों के दिन उस घटना के बाद? नहीं, किसी को काम से नहीं निकाला गया। हमारे पास जो लोग काम छोड़ के गए, किसी ने अगर काम छोड़ के गए ऑन द स्पॉट, कुछ लोग अगर ऑन द स्पॉट काम छोड़ के गए, तो उससे हम निकाले गए नहीं बोल सकते। अगर मैनेजमेंट कुछ काम बोलता है कि किसी स्टाफ को रखा है, तुम्हारा काम है जो लोग आ रहे हैं उसके एंट्री मारो, जो लोग जा रहे हैं उसके एंट्री लो, साइन करो। अगर वो काम बोलने से उसको लगता है कि उसको अपना प्रोटोकॉल से बाहर काम बोला गया है, वो काम उसको नहीं बनेगा लिखने को, या मैनेजमेंट में बोला कैसे, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, देख लूँगा, तो वो उसका डिसीजन है। हमने किसी को टर्मिनेट किया नहीं। सर आपने जैसे कहा कि उसने प्राइवेट लोन लिया था और उन लोगों ने उससे डेडलाइन दिया था जिसके बाद उसने यहाँ पे आना बंद किया, तो वो बंदा कौन है जिनसे उन्होंने लोन लिया? ये हमें सूत्रों से पता चला है, हमें ये माहौल से अभी पता चल रहा है कि ये 2 तारीख से इसलिए काम पे नहीं आ रहा बिकॉज इतना जेन्युइन बंदा था, और 2 तारीख से काम बंद कर दिया अचानक से बिकॉज जिसने लोन लिया उसको पता चल गया वो इधर काम करता है। सर आपने इसकी जानकारी पुलिस को दी है ताकि अभी तक पुलिस पहुंच सके? अभी तो पता चला हमें, इसी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा है कि आप लोगों के थ्रू सबको पता चले कि इसके साथ हुआ क्या है। उसको पगार हमारी तरफ से मिलने के बाद भी अगर उसने सुसाइड किया तो उसका जिम्मेदार कौन है, वो आदमी को पकड़ा जाए, ना कि एक हॉस्पिटल को कसूरवार बनाया गया जो एक ऐसा कंसेप्ट महाराष्ट्र में लेके आया जिसमें हर गरीब मिडिल क्लास को फ्री ट्रीटमेंट मिले। ये जो एक चल रहा है, मैं आपको अभी बताना चाहता हूँ कि दूसरा मुद्दा, एक कैंपेन चल रहा है इस हॉस्पिटल को बंद करवाने के लिए। कुछ लोगों को पेट दर्द हो रहा है कि फ्री ट्रीटमेंट कैसे दिया जा रहा है गरीबों को। ये मिडिल, मैं बताता हूँ आपको, आने दीजिए। कुछ एक ग्रुप बन चुका है जिनका पहले दिन से, आज से नहीं, जब से हॉस्पिटल बन रहा था, गुंडे आते थे, मेरे वर्कर को मार के जाते थे। हॉस्पिटल में काम क्यों कर रहा है, मार के चले जाते थे। इधर सिर्फ वर्कर को नहीं, पेशेंट के रिलेटिव को दौरा के मारते थे गेट के सामने। इधर पेशेंट लेके क्यों आए? फीमेल स्टाफ इधर जाते हैं, जानबूझ के इधर दारू की दुकान के सामने रुक के दारू पी के इनको छेड़ते हैं। फीमेल स्टाफ बंद कर दे, नर्सिंग स्टाफ आना हॉस्पिटल में, मेरे पेशेंट लोग आना, पेशेंट लाना बंद कर दे गरीब लोग कि भाई हमें इधर मारा जाता है। ये जो सुनने दे, मैं बोल लेना चाहिए, ये जो बना दिया ना ये कल्चर,
देखिए एक लॉबी बन गया है जिनका काम है फ्री ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। फ्री ट्रीटमेंट मिलेगा ना तो बहुत लोगों का बिजनेस बंद होगा। फ्री ट्रीटमेंट बंद करवा दो। यहाँ जो ये फ्री में सिटी स्कैन हो रहा है, फ्री में सोनोग्राफी होता है, फ्री में एक्सरे, फ्री में ECG, ब्लड टेस्ट होता है, नहीं होना चाहिए फ्री में, क्योंकि इससे बहुत लोगों को प्रॉब्लम हो रहा है। फिर आप फ्री कर रहे हो, ठीक है, टेस्ट फ्री कर दिया, अब तो ट्रीटमेंट भी फ्री कर रहे हो। और ट्रीटमेंट में सिर्फ सादा ट्रीटमेंट नहीं, तो अब तो सब फ्री कर रहे हो। आप अपेंडिक्स भी कर रहे हो, फिस्टुला भी कर रहे हो, आप एंजियोप्लास्टी भी कर रहे हो, आप स्ट्रोक का भी ट्रीटमेंट फ्री में दे रहे हो, आप स्पाइन का भी कर रहे हो, आप घुटना भी रिप्लेस करके दे रहे हो। ऐसा पेशेंट है मेरे पास जिसने बोला मैं ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा खड़ा होऊंगा, वो पेशेंट खड़ा होके गया हॉस्पिटल से प्रणाम करके। ये कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है उसका। मेरे पास बहुत सारे, अभी कल रात का इंसिडेंट है, मेरे सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट वाले सिक्योरिटी गार्ड को रात को आके धमका के गया, तुम लोग इधर क्यों काम करो, निकलो यहाँ से। आए दिन हो रहा है, मेरे स्टाफ को मारा जा रहा है। अक्षय के ऊपर एक बार कुछ 3-4 गुंडों ने रास्ते में पकड़ लिया इसको, एक कोऑर्डिनेटर है। ऐसा चल रहा है। मतलब अगर उल्लासनगर की ये जो कुछ कम्युनिटी है जो खुद तो ब्रिजकंडी जसलोक में ट्रीटमेंट लेते हैं, बाकी नहीं चाहते कि गरीब लोग एक ब्रिजकंडी जसलोक जैसे ट्रीटमेंट में फ्री में ले, वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं हम लेंगे, गरीब लोग ना ले। ऐसा लोगों को सपोर्ट करने के लिए बहुत लोग जमा हो रहे हैं। और जी आपके हॉस्पिटल में सारे बेनिफिशियरी लगी हुई है और उस समय आपके कर्मचारियों को, स्टाफ को धमकी दिया जा रहा था, मारपीट के लिए आ रहे थे, उस समय आपने पुलिस में शिकायत नहीं की? मैं आपको बताता हूँ ना, वो भी बताता हूँ। जब पहली बार मेरे स्टाफ को, वर्कर लोगों को जो ईट प्लास्टर की काम करते हैं, जिस दिन मारा गया था, हमने वर्कर लोगों को भी उधर पुलिस स्टेशन में भेजा। बट जाते हुए उनको धमकाया गया, पुलिस स्टेशन जा रहा है, ऐसा तैसा होगा, डर के मारे भाग गए, आए ही नहीं वर्कर लोग। उनको क्या है, यूपी बिहार वाले हैं, उनको अपनी जान का डर है, ऐसा धमकाया। उल्लासनगर जैसी जगह है, चाकू वाकू कोई मार देगा, निकल गए वो लोग। मुझे दूसरा ढूंढना पड़ा। समझिए एक चीज़ को, यहाँ थोड़ी ना ये सादा जगह है कि धमकी देके चले जाते हैं, यहाँ चल भी जाती है, तो वो उस विषय पे भाग गए। आपके संबंध सीएम साहब के साथ काफी करीब रहे हैं, उद्घाटन के समय में भी जो है आपसे वो हर चीजों की इजाजत लेते आ रहे थे, तो आप जो इतनी बड़ी चीज कह रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें इनके सामने विफल थी? आप सर मैं आपको एक ही चीज़ बताऊंगा। आज अगर ये हॉस्पिटल चल रहा है ना, वो उनका सपोर्ट है बोल के, वो चाहते थे उल्लासनगर में फ्री हॉस्पिटल हो बोल के हुआ, नहीं तो मेरी जगह पे कोई दूसरा बंदा होता था ना, वो भाग जाता था ऐसे टॉर्चर में से। मैं क्या चाहता हूँ, देखिए आप मीडिया बंधु लोग हैं, आप लोग, मैं आप लोगों में से 60-70% लोगों के रिश्तेदार नातेवाईक मेरे पास ही फ्री ट्रीटमेंट लेने आएंगे। मैं आपको बता दूं कुछ बीमारी गिरा तो, बिकॉज मन में आपको पता है और कुछ दिनों में आपको दिखेगा भी कि यहाँ किस तरह की क्वालिटी ट्रीटमेंट जा रही है। बट कुछ लोग हैं जो ये चीज़ों को कर रहे हैं ना, वो लोग भले ही इधर ना आए, वो ब्रिजकंडी जस्ट लोग में लेंगे, बट वो हज़ारों लोगों को ना एक दुविधा वाले सिचुएशन में डलवाएंगे। इस तरह की हॉस्पिटल में देखिए, इसमें क्या रहता है ना, गवर्नमेंट की रेट्स पे काम करना रहता है, वो बहुत ही कम रहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बता दूँ, अगर हार्निया की सर्जरी आप प्राइवेट में 1 लाख रुपए खर्चे करते हैं, गवर्नमेंट हमें 7,000 रुपये देती है, 8,000 रुपये देती है। इस रेट में डॉक्टर जमा करना, स्टाफ जमा करना, उनको ट्रीटमेंट देना, उसके लिए डॉक्टर लोगों को मोटिवेट किया जाता है कि भाई ये एक ऐसा काम है, एक भगवान की जैसा काम है और उससे बहुत गरीब लोगों को फ़ायदा मिलेगा। स्टाफ को भी ऐसे मोटिवेट किया जाता है कि आप बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है माना जा रहा है, बट बहुत सारे गरीब लोग जिन्होंने कभी नहीं सोचा उनको फ्री में सर्जरी होगा, वो हो रहा है। तो ऐसा माहौल बना के हम सबको काम करने को लगाते हैं। उस माहौल में जब इस तरह का सिचुएशन बनता है कि भाई हॉस्पिटल ने पगार नहीं दिया बोल के किसी ने सुसाइड कर लिया, हॉस्पिटल के मालिक को जेल में डाल दो। देखो पर्सनली टारगेट करना क्यों है, संजीत पॉल को जेल में डालो। इस तरह की इनपुट कौन दे रहा है? ये संजीत पॉल को टारगेट करेगा ना तो पता है कि ये हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, मतलब फ्री सर्विसेज बंद हो जाएगी। ये जो लॉबी है वो सक्सेस कि भाई ये लॉबी आप लोगों को पता होगा, जो कोशिश कर रहा है कि देखो मेरे को जब भी फिजिकली पता चलेगा कि कौन वो लोग है, जैसे पता चलने के 1.5 महीना हुआ है चालू हुआ, आगे पता चलने वाली है, मैं ही सबसे पहला हूँ जो आप लोगों को बताऊंगा और वापस प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके, आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का रेफरेंस लेके बताऊंगा और आप लोगों को धीरे धीरे पता चलेगा। छोटे छोटे इश्यूज लेके आप देखेंगे कुछ ही दिनों में कुछ लोग उसका बॉम्ब बनाएंगे। जो फ्री इलाज की बात यहाँ पे की जा रही है, कल हमने जब जादव साहब से मुलाकात की यूएमसी में, और वहाँ पे बात करते हुए ये भी पता चला यहाँ पे लागू है पीएम की स्वास्थ्य योजना, यहाँ केंद्र की लागू नहीं है, अन्य जो की योजनाएं हैं सरकार की यहाँ पर लागू नहीं है, तो फ्री किस तरीके नहीं मैं बताता हूँ आपको, इसके बारे में जानकारी देता हूँ, इसके बारे में जानकारी देता हूँ। महाराष्ट्र में एक स्कीम चलता है महात्मा ज्योतिबा फुले जन आरोग्य योजना। इस स्कीम के पात्र वही लोग हैं जिनके पास येलो और ऑरेंज राशन कार्ड है।
अभी सिर्फ राशन कार्ड लेने से नहीं होता है, राशन कार्ड के साथ आपके पास एक सरकारी आईडी कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी और गवर्नमेंट के आईडी कार्ड। वो लोग क्या करते हैं, वो राशन कार्ड और वो आईडी कार्ड को वेरीडेट करते हैं, बिकॉज राशन कार्ड में फ़ोटो प्रूफ नहीं होता, इसलिए कोई फ़ोटो प्रूफ चाहिए होते हैं। ये दो चीज़ जिनके पास है वो इधर पे सरकारी योजना वाले जितने बीमारी है सबका फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अभी आती है आयुष्मान कार्ड, क्योंकि हमारा हॉस्पिटल अप्रैल में ही चालू हुआ, गवर्नमेंट का सॉफ्टवेयर अपग्रेड मोड में है, आयुष्मान का आईडी पासवर्ड जनरेट नहीं हुआ है। और आयुष्मान एक सेंट्रल स्कीम है और महात्मा ज्योतिबा फुले एक स्टेट स्कीम है, स्टेट ने अप्रूवल दे दिया, आयुष्मान का आईडी पासवर्ड पेंडिंग है। अगर आयुष्मान का आईडी पासवर्ड कल परसों या अगले हफ्ते में कभी भी आ जाते हैं तो जिनके पास आयुष्मान कार्ड है पूरा भारतवर्ष में, सिर्फ यहाँ का नहीं बोल रहा हूँ, पूरा भारतवर्ष, जिनके पास भी आयुष्मान कार्ड है वो हमारे हॉस्पिटल में फ्री ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सरकारी अस्पताल है, सरकारी अस्पताल को ही अगर केंद्र की और सरकार की योजनाएं लाने में समस्या लगेगी तो प्राइवेटाइजेशन का क्या करें? सर ये जो आयुष्मान का आईडी पासवर्ड है वो सरकारी हॉस्पिटल या प्राइवेट हॉस्पिटल देख के नहीं आता है, वो एक ड्यू प्रोसीजर होता है। यहाँ का डिटेल्स महाराष्ट्र गवर्नमेंट दिल्ली भेजते हैं, फिर दिल्ली की टीम आईडी पासवर्ड जनरेट करके हमें भेजती है। सो महाराष्ट्र की टीम ने दिल्ली को भेज चुके हैं, दिल्ली से आईडी पासवर्ड पेंडिंग है। सर एक बताइए सर प्लीज, जो मुद्दा है राजू ने जो सुसाइड किया उसके विषय में मुद्दा है। यस। बाकी हमारे हॉस्पिटल में सुविधा क्या है, कैशलेस है, उस पूरे शहर को मालूम है कि स्टेट गवर्नमेंट ये सब काम करती है। सर ये आपने मेरे सवाल से मेरा ये इसी बात से कनेक्ट है कि आपके यहाँ पर एक एजेंसी के द्वारा यहाँ पर राजू को भेजा गया था, कोई एजेंसी जिसके लिए कल महानगर पालिका के बैनर नारे लगे थे, एजेंसी के थ्रू यहाँ पर वो काम पे आए थे? नहीं, राजू एजेंसी में नहीं था, राजू हमारे हॉस्पिटल की पेरोल में था। पवन जी, इस मामले में ये भी कहा जा रहा है कि पीड़ित के घर वालों को कुछ पैसों की आर्थिक जो है मदद भी की गई है। यस, मैं आपको इसके ऊपर ही बताता हूँ। जब मुझे ये इंसिडेंट पता चला शाम की करीब 7 साढ़े 7 बजे मुझे ये पता चला कि राजू ने सुसाइड कर लिया। मैं आपको ये बता सकता हूँ दावे से कि इतने सारे स्टाफ में से ना मेरे बहुत हॉस्पिटल है, बहुत स्टाफ है, राजू को मैं पर्टिकुलरली जानता था। क्यों? बिकॉज मेरे एक जो विश्वास है गणपति भगवान, वो गणपति भगवान ड्यूटी में ज्वाइन करने के बाद भी पूजा करता था रोज़। वो एक लौता इंसान था जिसकी वजह से मैं ये मान के चल सकता था कि गणपति भगवान के सामने अगरबत्ती चालू रहेगा, दिया चालू रहेगा। तो जब मुझे ये इंसिडेंट पता चला मेरे लिए एक शॉकिंग ही था। फिर मुझे एक 8 साढ़े 8 बजे ये पता चला कि राजू के रिश्तेदार परिवार वाले किसी भी संस्था के संपर्क में है जो बोल रहे हैं कि अगर कार्रवाई नहीं हुआ तो हम हॉस्पिटल के सामने आके हॉस्पिटल को बंद करेंगे। सो मैंने सोचा दिस इज शॉकिंग, हमारी क्या गलती है उसमें, हम तो सैलरी दे रहे हैं उसको बरोबर, वो नहीं आ रहा है और वो हमें अभी पता चला कि उसने सुसाइड किया। अगर मुझे थोड़ा भी पता रहता कि वो मानसिक तार से मैं पर्सनल लेवल पे हेल्प करता था उसको, बट वो हमें पता नहीं थी। तो 9 साढ़े 9 बजते ही फिर ये पता चल गया कि आप उसके रिश्तेदार को मदद कीजिए। मैं बोला ब्लैकमेलिंग में मदद नहीं करूँगा बिकॉज मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। 10 बजते हुए मेरे को कुछ जो उल्लासनगर के वरिष्ठ लोग हैं उन्होंने बोला कि ये ब्लैकमेलिंग की तरफ से आप मदद मत समझो, एक गरीब है, उसका जो भी उसका फाइनेंशियल है उसका परिवार उससे उबर जाएगा अगर आप मदद करेंगे। एंड आपके लिए कोई बड़ा अमाउंट होगा नहीं बट उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट होगा। तो मैंने 10 बजे मुझे 5 मिनट भी नहीं लगे डिसीजन लेने में कि इसको मैं 3 लाख रुपए का चेक भेज रहा हूँ। सर चेक आपने भेजा था? मैंने भेजा, मेरे साइन का चेक है। जब जांच चल रही है तो आर्थिक सर जो है आप मदद कर रहे हैं ह्यूमैनिटी बेस में, तो आपको लगता नहीं कि गैर कानूनी है? ये दिमाग में मेरे था। जो भी वरिष्ठ लोग थे जो मुझे समझाने के लिए फ़ोन किया था मैंने उनको भी ये पॉइंट बताया था कि ये कहीं तो भी ये प्रूफ करेगा कि मैं इधर इन्वॉल्व हूँ। तो उनका ये कहना था कि सबको पता है, मतलब जो वरिष्ठ लेवल में है सबको इनडायरेक्टली पता है कि आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, आप टारगेट बने जा रहे हो, मगर अगर आप उसको मदद करोगे उसका फैमिली और ये जो कुछ लोग जमा हो गए उनको, वो उल्लासनगर के बाहर वाले थे वो भी मुझे पता है, जो भी लोग उनको जमा हो गए सपोर्ट करने के लिए उनको बल नहीं मिलेगा हॉस्पिटल को आके तामझाम करने के लिए। हॉस्पिटल में 100 पेशेंट एडमिट है। अभी अगर मैं थोड़ा कंप्लीट करता हूँ, अगर वो बॉडी लेके तामझाम करते हुए मेरे हॉस्पिटल के सामने आते थे उसका मेरे पे क्या असर गिरता था जिसकी वजह से मुझे लगा कि मदद कर देना ज़्यादा बेटर होगा। एक तो मेरे अच्छे खासे जो डॉक्टर्स हैं जो बाहर गांव से आके इधर बैठे काम करने के लिए, साउथ से इधर से अच्छे सर्जन जो हम मैं लेके आया हो कि गरीबों को फ्री में सर्जरी करें, आधे लोग वो भी जा सकते हैं।
कि भाई यहाँ का माहौल ही ठीक नहीं है, यहाँ से काम क्या करना। मेरे बहुत सारे स्टाफ जो क्वालिफाइड है, जो उल्लासनगर को छोड़ के बॉम्बे काम करना प्रीफर करते हैं, वो भी बोलेंगे कि भाई इधर का माहौल ठीक नहीं, जाता हूँ। आईसीयू फुल है मेरा, कुछ अगर आईसीयू में पेशेंट को कुछ हो गया, कोई स्टाफ निकल गया, डॉक्टर निकल गया, मुझे एक पीड़ित को देख के 10 लोगों को पीड़ित नहीं बनाना था। तो उस मोमेंट में मुझे ये सही लगा कि एक गरीब जो अगर किधर से लोन लेके त्रास है, और जो मेरे हॉस्पिटल में मतलब 12 तारीख से लेके अप्रैल की 16 तारीख तक, जिस दिन तक स्कीम नहीं आया, गणपति भगवान की इतना अच्छे से पूजा किया। मुझे लगता है जिस आशीर्वाद से मुझे इधर स्कीम जल्दी मिल गया, नहीं तो स्कीम 6-6 महीने तक नहीं मिलती है, उसके लिए मुझे 3 लाख रुपए देना पड़ा। मुझे उसके लिए कोई ऐसा फीलिंग नहीं है कि मैंने किसी के दबाव में या करप्शन में किया, मुझे उसको मदद करना था, ये समझ के किया। सर करीबन एक हॉस्पिटल, एक नेता ने आरोप लगाया है कि ये हॉस्पिटल की जो अगर कैपिटल पकड़े तो कैपिटल वैल्यू 30 करोड़ से ज्यादा है, और इसमें 200 बेड है, और महानगर पालिका को केवल 70,012 मिलता है। तो आप ये बताइए कि शहर में सबसे बड़ी हॉस्पिटल जिसका भाड़ा केवल मात्र 70,000 है, इसमें उन लोगों का ये कहना है कहीं ना कहीं कोई न कोई साठगांठ है महानगर पालिका से आपकी। मैं ये राजू वाले मामला में ये क्वेश्चन को आंसर करना है, आप बोलेंगे तो मैं करता हूँ, करना, क्योंकि आप करता हूँ। चलो ठीक है। आप जो आए हैं रेंटल में, ये जब बिल्डिंग कोविड के टाइम पे बना हुआ था, वो एक खोखला बिल्डिंग था, सादा ढांचा, उसका वीडियो भी है, किसी को लगे तो शेयर करूँगा, खंडर बिल्डिंग। ये बिल्डिंग को मैंने अपनी पैसे से, आज जो आप देख रहे हैं ना, एक प्राइवेट हॉस्पिटल जैसा दिख रहा है, कंप्लीट AC वेसी लगा हुआ है, सब मशीन है, 5 स्टार सेटअप दिख रहा है। मुझे नहीं लगता उल्लासनगर का कोई और हॉस्पिटल इसकी जैसा पॉश है। वो मैंने अपने खर्चे से बनाया। इसमें जितने इक्विपमेंट्स लगे हैं वो मैंने अपने खर्चे से किया है। सुनिए ना, मैं आता हूँ ना, आपके पास आऊँगा। जो आप ये खासदार साहब या किसी और की वीडियोस में देखे होंगे कि मॉड्यूलर OT, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, ये सब मैंने अपने खर्चे से बनाया। उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन का कंडीशन किया था, ये हमारा जो ये बिल्डिंग है, सादा बिल्डिंग, इसको आप कॉर्पोरेट हॉस्पिटल बनाइए, उसकी बदले आप हमें क्या रेंट देंगे, वो हिसाब से उन्होंने टेंडर था। एंड हमने उसके लिए टेंडर में क्या भरा कि हम अगर खुद के खर्चे से मुझे इस हॉस्पिटल को पूरा बनाना है और पूरा महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम में चलाना है, तो मैं उसका 3 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से अपना रेंट दूंगा, जिसके हिसाब से वो 75,000 बनता है। बट मैटर उतने में सीमित नहीं है। मैटर में ऐसा है कि मेरी जो भी आय होगी, उस आय का 1% भी रेंट पे दूंगा। मतलब महात्मा ज्योतिबा फुले स्कीम से जो भी पैसा आएगा, अगर 1 करोड़ आता है तो 1 लाख, अगर 50,000 आता है, 50 लाख आता है तो 50,000, वो भी रेंट पे जुड़ी जाएगी। दवाई जो OPD में बेची जाती है, जो पेशेंट OPD बेसिस पे सर्विस लेते हैं, जिनको दवाई खरीदना है, जिसके लिए मुझे कोई कंडीशन नहीं है कि आप डिस्काउंट दीजिए कुछ, तो भी मैं 20% डिस्काउंट अपने से दे रहा हूँ, बिकॉज ये कमाई के हिसाब से हॉस्पिटल नहीं है, ये समाज सेवा के हिसाब से। उसमें से भी 10% UMC को जाता है एज ए रेंट। तो उल्लासनगर का रेंट सिर्फ स्क्वायर फुट पे नहीं है जो आप 75,000 बोल रहे हैं, उसके साथ 1% बिजनेस का, 10% फार्मेसी का बिजनेस का, ये भी रेंट पे जाता है उल्लासनगर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को। 285 आए थे, 285 करोड़ से आपको मिले। मुझे कमिट किया गया था 3 करोड़ 80 लाख रुपए दिए जाएंगे इस हॉस्पिटल को बनाने का, आर्थिक सहायता। उसमें से मुझे अभी तक सिर्फ 1 करोड़ 40 लाख आया है। और जी एक दुविधा है, शायद मेरे को ही है, किसी को होगी नहीं होगी। हाँ। आप कह रहे हो कि अस्पताल बनाने में खर्चा आपका लगा। हाँ। अस्पताल के बनने के बाद जो है फ्रॉड टेंडर हुआ, उसके बाद आपने इसको भरा, तो फिर ये समझ में नहीं आया क्या वापस अस्पताल आपने खंडर जिस तरीके से। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन समझ गया। हाँ, मैं आपको समझता हूँ। सबसे पहले टेंडर फ्लोट हुआ, फिर टेंडर अलॉट हुआ, फिर टेंडर अलॉट होने के बाद मैंने इस हॉस्पिटल को बनाया। सर जहाँ तक सुनिए ना, आने दीजिए ना, मैं पॉइंट वाइज में बता दूँ। नहीं, आप सारा जानकारी ले लीजिए। पहले टेंडर फ्लोट हुआ इन द मंथ ऑफ मार्च, अलॉट होते होते सितंबर अक्टूबर हो गया। जब वर्क ऑर्डर मिला, इसके बाद नवंबर दिसंबर से काम चालू हुई। आप सारा डॉक्यूमेंट UMC से कलेक्ट कर सकते हैं, टेंडर का डेट, वर्क ऑर्डर का डेट और मैंने कब काम चालू किया। सर हमारे पास कवरेज की डिटेल है, वही सफिशिएंट है, प्लीज़ वो देख लीजिए आप। हमें वर्क ऑर्डर इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर मिला, वर्क ऑर्डर की कॉपी भी हम दे देंगे आपको लगेगा। यानी कि खर्चा आपने किया है, प्रशासन यही कहती है कि हमने जो है खर्चा करके बनाया, बाकी खर्चा प्रशासन ने 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के बोला था, दैट इज 3 करोड़ 80 लाख कि आप पूरा हॉस्पिटल बना डालिए, हम 3 करोड़ 80 लाख रुपए देंगे। उसमें से प्रशासन ने अभी तक 1 करोड़ 40 लाख रुपए दिया।
वरकमा के लोगों ने आरोप लगाया है, आप तो जिस प्रकार से दावा करते हैं यहाँ पर सारी सुविधा है, वो कहते हैं कि छोटे बच्चों की यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं होती है, सोनोग्राफी के लिए 15-15 दिन लगते हैं। वो हमारे पास वीडियो है, लोगों की बाइट है। मैं आपको ये बता दूं, सोनोलॉजिस्ट मेरा रोज आता है, आज का सोनोग्राफी आज के दिन खत्म होता है। प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लीजिए, आप मीडिया वाले हैं, आपके घर वालों को भेजिए, चार्ज नहीं है इधर पे सोनोग्राफी करने के लिए। अगर आपके घर वालों को, तो मैं नहीं जानता ना, अगर आपके घर वालों को कोई बोले ना कि 15 दिन बाद है तो विश्वास कीजिए। बाकी उस गैंग की बात पे मत आइए जो गैंग चाहता है हॉस्पिटल बंद हो जाए। गैंग का नाम लीजिए ना सर। ये गैंग का नाम आप ही लोग देंगे, अगला 1 महीने में पता चलेगा वो गैंग कौन है। नहीं, जलने वाले पेशेंट का इलाज होता है यहाँ पर? क्या पेशेंट का? बर्न का यूनिट के लिए एक आइसोलेशन अलग से वार्ड बनाना पड़ेगा। हाँ, तो अभी तक हम 30% बर्न को ले रहे हैं, 30%। एक पेशेंट आया था यहाँ पर, हाँ, लेकिन वो पेशेंट को लिया नहीं गया। तब तक बर्न यूनिट जो है, देखिए मैं आपको वापस एक चीज़ को रिपीट करूंगा, ये दरवाज़ा बंद रखिए प्लीज़। हाँ हाँ, मैं एक पॉइंट को वापस रिपीट करूंगा। हॉस्पिटल हमने 16 तारीख से चालू किया, 16 अप्रैल, और अभी तक हमने कम से कम 12 स्पेशलिटी की ट्रीटमेंट चालू कर चुके हैं। हम हार नहीं मान रहे, हम हर दिन स्पेशलिटी ऐड कर रहे हैं। आगे ऐसे भी ट्रीटमेंट होगा जो सिर्फ साइन में होता है, फ्री में, और किधर नहीं होता। आगे वो भी ऐड होगा अगले कुछ ही दिनों में। बट उसके लिए ना, उसके लिए हमें एक माहौल बनाना होता है कि वो जो बड़े डॉक्टर है, जो पूरे मुंबई में 4 या 5 ही है, वो बोले कि मैं इस हॉस्पिटल में आऊँगा, वो बोले कि मैं पेशेंट को ट्रीट करूँगा। 4 या 5 मई को बर्न पेशेंट आया था, उसको लिया नहीं गया। सर अभी तो चालू हुआ ना 16 तारीख से, मौका तो दीजिए हमें सब चीजें ऐड करने के लिए। डॉक्टर साहब, हाँ, ये जो अब जन आरोग्य योजना बोल रहे, माता बोले, हाँ, ये गवर्नमेंट के लिस्ट में ये हॉस्पिटल है क्या? हाँ है लिस्ट में। सिर्फ उल्लासनगर के 2 अस्पताल है, एक आपका साई प्लेटिनम और सेंट्रल हॉस्पिटल। ये प्राइवेट में देखा होगा आपने, आप गवर्नमेंट में क्लिक करो एंड आपको उल्लासनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आखिरी से लास्ट सवाल कर लेते हैं, जो चेक आपने मदद के लिए दिया था उसकी डिटेलिंग आप प्रोवाइड कर सकते हैं? मैं डिटेल प्रोवाइड कर सकता हूँ। वो जो चेक दिया है, मैं आप, ये लास्ट क्वेश्चन है तो मैं उसका जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, आप करेक्ट बताओ। ये चेक लेट मिस्टर राजू की वाइफ के नाम पे दिया गया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि उसमें कोई ब्लैकमेलर इन्वॉल्व हो और वो पैसा ब्लैकमेलर में जाए। अगर मैं खुले दिल से इसको मदद करना चाह रहा था तो उसकी परिजन को ही जाए, ये समझ के मैंने चेक उनकी वाइफ के नाम पे दिया। सर, आपने बताया कि एक हॉस्पिटल को बंद कराने की कुछ साजिश चल रही है, शहर के काफी लोग उसमें इन्वॉल्व है। तो मुझे ऐसी जानकारी मिली कि शहर के जो मेडिकल एसोसिएशन, जो डॉक्टर की एसोसिएशन है, काफी सारे डॉक्टर जब हॉस्पिटल की स्थापना हो रही थी उल्लासनगर लोनावाला में बैठे थे, वहां पर आपके लिए हॉस्पिटल के लिए प्लानिंग कर रहे थे। ये बात सही है कि गलत है? मुझे उसके ऊपर कोई जानकारी नहीं है। अब आप इतने आरोप लगा रहे हैं तो हम लोग, मैं बताऊंगा ना, मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 महीना 1.5 महीने में ओपन हो जाएगा वो गैंग कौन है। बिकॉज वो गैंग को दिख रहा है कि इधर अभी 100 पेशेंट के ऊपर हो गए। गैंग बोल रहे हो, लेकिन इस शहर का एमएलए जब खुद बोल रहा है कि मेरे पास कंप्लेंट आ रही, वो जब आप, मैं एमएलए सर की कंप्लेंट का रोज अटेंड करता हूँ। आज भी मेरे पास कॉल रिकॉर्ड है, सर ने फ़ोन किया, 5 मिनट में उनका प्रॉब्लम सॉल्व करके दिया। मैं यही बता रहा हूँ, कोई भी हॉस्पिटल परफेक्ट नहीं होता, कंप्लेन होंगे, थोड़ा बहुत इश्यूज होंगे, आप फ़ोन करेंगे, मैं सॉल्व करूँगा। एकदम से ना आप ऐसा हॉस्पिटल नहीं बैठा सकते जो एक मिस्टेक किए बिना हर पेशेंट को ट्रीट करे। अरे मौका तो दो सुधारने का। और ये लास्ट सवाल है मेरा, बच्चों का इलाज कब से शुरू करेंगे आप हॉस्पिटल में? पीडियाट्रिशियन जून 1 से अभी भी ले रहे हैं। एनआईसीयू नहीं है इस सुविधा में, एनआईसीयू इस हॉस्पिटल में नहीं है। 12 साल के नीचे की बच्चों को इधर के लिए हमने एनआईसीयू नहीं बना हुआ है, आईसीयू है। 12 साल से 18 साल के जो पीडियाट्रिक बच्चे लोग, उनका ट्रीटमेंट चालू है, अभी भी भेज सकते हैं। उसके लिए मैंने एमएलए साहब को रिक्वेस्ट किया है।